हेलो, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो अगर हम यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें तो हम जो भी ये जिस बात करेंगे वो करेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो हम जो भी बात करेंगे यूनिट डायमेंशन यूनिट डायमेंशन की बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो हम पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी आसपास के हमारी जो भी एक तरीके से फिजिकल एनवायरनमेंट में जितनी भी हमारे पास क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, जितनी भी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं वो किसके अंडर आती है, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए हमारे पास? मास, ठीक है, लेंथ, ठीक है, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस, ये सारी चीज किस में आ गई, एटसेट्रा, फोर्स, ये सारी चीज किस में आ गई हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटी। तो इन सब के हम क्या बात करेंगे? यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले हम यूनिट आते हैं। तो यूनिट क्या होती है, किस यूनिट में, क्योंकि क्या होती है हर चीज को नापने की एक हम अपनी यूनिट बना लेते हैं। जैसे कोई लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ कुछ लोग सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है, कुछ लोग मीटर में नापते हैं। तो ऐसे क्या होता है, सेंटीमीटर यूनिट क्या होती है, वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है। ठीक है, एक तरीके से क्वांटिटी को हम किस में नाप रहे हैं वो क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड। अगर कोई चीज हुई तो वो क्या हो जाएगी, यूनिट। तो हम इसमें हम बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट समझेंगे पहले, ठीक है। इसके लिए हम आते हैं, ठीक, बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट की अगर बात करें तो कौन कौन सी बेसिक है हमारी? सबसे पहली हमारी है हमने जो पढ़ी हुई है एम के एस सिस्टम, ठीक है। कई सारी अलग अलग सिस्टम है। तो एम के एस में क्या, हम यहाँ पर जो भी बताऊंगा मैं वो किस बता रहा हूँ, मास में, लेंथ में और टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एम के एस सिस्टम में जो मास जो कैलकुलेट करते हैं वो किस में कैलकुलेट करते हैं, केजी में, ठीक है। लेंथ, लेंथ एम यानी कि मीटर में, ठीक है। टाइम एस बचा, ये क्या हो गया, सेकंड। ऐसे ही हमारे पास एक और सिस्टम है एफपीएस, यानी कि मास किस में होगा, मास होता है हमारा पाउंड में, ठीक है। लेंथ नापते हैं हम फुट में और टाइम कैलकुलेट करते हैं सेकंड में। ऐसे एक और सिस्टम हमारे पास सीजीएस सिस्टम, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में हम मास जो कैलकुलेट करते हैं किस में करते हैं, ग्राम में। लेंथ जो हम कैलकुलेट करते हैं वो किस में करते हैं, सेंटीमीटर में। और टाइम किस में कैलकुलेट करते हैं, सेकंड में। तो ऐसे हमारे पास वेरियस क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को क्या नापते हैं। तो हर जगह अलग अलग यूज होती थी। तो एक कॉमन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट बनाई गई जिसका नाम रखा गया एसआई यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। तो एक एसआई यूनिट कैलकुलेट मतलब एक रखी गई कि हर जगह ये क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। हम जो भी बात करेंगे इंटरनेशनली या कहीं भी तो हम एसआई यूनिट में ही कैलकुलेशन करेंगे। तो एसआई यूनिट में जो मास होता है, एसआई यूनिट में हम बात करेंगे, एसआई यूनिट में जो मास, एक तरीके से एडवांस वर्जन समझ सकते हो तुम एमटीएस सिस्टम का। तो इसमें मास, लेंथ और टाइम की अगर बात करें तो मास होता है केजी में, लेंथ कैलकुलेट करते हैं मीटर में और टाइम कैलकुलेट करते हैं सेकंड में, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है मास, लेंथ और टाइम की। तो एसआई यूनिट में हम जो भी हम आगे जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, एसआई यूनिट में, ठीक है। ठीक, अच्छा, उसके बाद आते हैं, हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया है यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। अब हम अगर हम यूनिट्स की और बात करें, ठीक है, तो यूनिट दो टाइप, यूनिट को डिवाइड किया गया हमने दो टाइप में। तो
फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट क्या है? आपकी बिल्कुल बेसिक्स यूनिट्स जो है, ये क्या है? बिल्कुल बेसिक यूनिट जो है, ठीक, जो भी हमारे हैं, जिनको हम एक तरीके से और हम उसको तोड़ नहीं सकते, जैसे हम कहते हैं ना बेसिक यूनिट सेल सॉलिड स्टेट में, तो ऐसे ही क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? बिल्कुल बेसिक यूनिट है, इनसे हम नीचे नहीं जा सकते। डिराइव यूनिट क्या है? डिराइव नाम से पता चल रहा है, डिराइव यानी कि ये डिराइव्ड हुई हैं बेसिक यूनिट से, यानी कि बेसिक यूनिट का यूज करके हम क्या बनाते हैं? डिराइव्ड यूनिट। जैसे फंडामेंटल यूनिट्स की अगर बात करें तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास, ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट ड्राइव्स हैं। तो जितनी भी हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स हैं वो किससे बनी हुई है? इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के से ड्राइव्ड यूनिट बनी हुई है। ठीक है, तो हम उससे पहले देखते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स हमारी कौन सी है। तो फंडामेंटल यूनिट्स की अगर बात करें, ठीक है, तो फंडामेंटल मैंने बताया कितने टाइप की होती हैं? 7 टाइप की। तो पहली जो है हमको ये याद रखनी है, ठीक है, पहली कौन सी है? अगर हम लेंथ, ठीक है, लेंथ को हम कैलकुलेट करते हैं किसमें? मीटर में। ठीक है, ऐसे ही सेकंड हमारे पास है मास। ठीक है, मास को हम किस में कैलकुलेट करते हैं? किलोग्राम में। तीसरा टाइम, टाइम को किस में कैलकुलेट करते हैं? सेकंड में। फोर्थ हमारा है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हम मेजर करते हैं एम्पियर में। ठीक है, फिफ्थ है हमारा टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर की जो ऐसा, ये जितनी भी यूनिट लिख रहा हूँ मैं, ये ऐसा यूनिट लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये क्या है, जितने भी लिख रहा हूँ मैं, ये क्या है? ऐसा यूनिट है। ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। ठीक है, सिक्स्थ है हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि इसकी ऐसा यूनिट है मोल। और लास्ट हमारी फंडामेंटल यूनिट जो है, सेवेंथ है, वो है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी यूनिट है कैंडेला। ठीक है, तो इन सिस्टम को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं? ये फंडामेंटल यूनिट्स को इन 7 यूनिट हमारी क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। मीटर, लेंथ मीटर, इसका मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ जो उसका सिंबल है, ठीक है, इसका m, इसको कहते हैं kg रिप्रेजेंट करता है, सेकंड को ऐसी c, एम्पियर को a से रिप्रेजेंट करेंगे, केल्विन को k, मोल को मोल, और कैंडेला को cd। ठीक है, कैंडेला से, तो ये हमारी क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये। ठीक है, इनके अलावा कुछ और सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, वो भी हमें पता होने चाहिए, वो भी याद रखनी है हमको। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है, तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। पहली है हमारा एंगल, रेडियन। ठीक है, रेडियन क्या होता है? रेडियन यूज किया जाता है, रेडियन क्या है? यूनिट ऑफ एंगल। ठीक है, सपोज कर कोई सर्किल है, ठीक है, उसका ये आर्क है जिसकी लेंथ क्या है? डी आर, और ये सेंटर से एक थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, इसको डी आर लिखा है, तो हम इसको, ठीक है, क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, और इसकी रेडियस क्या है सर्कल की? आर। ठीक है,
तो ये थीटा एंगल किसके इक्वल होगा, थीटा एंगल होगा आर्क अपॉन रेडियस, ये वर्ड रखा है हमने, ठीक है। तो आर कितना है डी आर, और रेडियस कितनी है आर, तो ये क्या हो गया हमारे पास रेडियन, इसकी क्या है यूनिट है, किसकी, एंगल, एंगल की यूनिट, ठीक है। तो इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक और सप्लीमेंट्री यूनिट है स्टेडियन, ठीक है। ये किसकी यूनिट है, ये है यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है, स्टेडियन है। सॉलिड एंगल क्या होता है कि सपोज करो ये हमारा क्या है, स्फीयर है, ठीक है। तो स्फीयर पे सेंटर से कोई भी, जैसे मैं कोई एक एरिया ले लेता हूं, तो ये एरिया, ठीक है, ये जो सॉलिड, इसको क्या कहते हैं, ये सॉलिड, ये जो एंगल होगा उसको क्या कहते हैं, ओमेगा, सॉलिड एंगल। जैसे यहाँ पर 1 2 डायमेंशन में क्या है, ये है, ऐसे 3 डायमेंशन में इसको क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। और ये किसके इक्वल होता है, जो जिसमें आर्क ने जो कट करा है एरिया, ठीक है, एरिया कट आउट ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, एक 2 यूनिट एक्स्ट्रा बताया हूँ इसकी, रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से तो मान सकते हो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इनका यूज कम आएगा, लेकिन हमारे जो बेसिक जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये वाली, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान रखना है जितने भी हम डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और अब बेसिक फिजिक्स भी हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, इन फंडामेंटल यूनिट से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यूनिट हमारा, यूनिट वाला टॉपिक हमारा क्या हो गया, एक तरीके से हम कहेंगे कवर हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि डायमेंशन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत पीजीटी में। डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द power to which fundamental unit must be raised to express given quantity, ठीक है। तो ये डायमेंशंस क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, कि पावर्स होती है फंडामेंटल यूनिट, जो भी हमने फंडामेंटल यूनिट पढ़ी हैं, तो उनको कितने पावर से रेज किया जाए जिससे हम जो गिवन जिस क्वांटिटी की भी हमको क्या डायमेंशन निकालनी है वो हम उसको इक्वेट कर सकें, ठीक है। जैसे कि इसमें डायमेंशन में ना हम कुछ सिंबल्स यूज करेंगे, वो हमको याद रखना, वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यहाँ जो लिखा था हमने फंडामेंटल में, ठीक है, क्योंकि यही हमारा यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायमेंशन के लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे, लेंथ के लिए हम यूज करेंगे ऐसे, ठीक है। हम जो भी डायमेंशन यूज करेंगे वो कैसे करेंगे, लेंथ के लिए एल यूज करेंगे, और इसको हम जो बिग ब्रैकेट ये वाला है ना स्ट्रेट ब्रैकेट, इसमें हम रख देंगे। ऐसे मास के लिए ऐसे एम से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे हम टी से, ठीक है। करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, टेम्परेचर को के से, ठीक है, या फिर कई जगह हम थीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं टेम्परेचर को, ठीक। तो ये हमें इतनी 5 यूज करनी है बस, ठीक है। नीचे वाले से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। बनेगा बहुत, मतलब कुछ इसका सिंबल दे रखा होगा वो तुम ऑप्शन में पहचान लोगे, लेकिन मोस्टली किस में आते हैं ये, ठीक है। तो हमें डायमेंशन की याद रखनी है, लेंथ की कुछ इस तरीके से रेस मतलब शो करते हैं, मास की एम से, टाइम की टी से, करंट की ए से, और टेम्परेचर की के से। कई जगह तुम्हें थीटा से भी मिलेगी, ठीक है। तो इसको इक्वलेंट समझ लो, ठीक है।
अब आते हैं, जैसे मैं बताया था कि किस तरीके से हम रेज करते हैं। जैसे हमको स्पीड बताना है, ठीक है, स्पीड की डायमेंशन। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मास ही मास चल रहा था तो ये मास लग गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस की डायमेंशन कितनी हो गई, यानी कि डिस्टेंस क्या लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन एल हो गई, टाइम की डायमेंशन टी हो गई, ठीक है। तो हम स्पीड की डायमेंशन किस तरीके से ले सकते हैं, एल टी माइनस वन, ठीक है। तो यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने कुछ पावर से रेज कर दिया और कुछ इनको मिला के क्या बना दिया, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन बना दिया, ठीक है। तो एल टी माइनस वन को क्या कहेंगे, हम स्पीड की डायमेंशन कहेंगे। क्लियर, ठीक है। तो इनकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होती है वो हमें कुछ पता होना चाहिए कि हम इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं डायमेंशंस को, ठीक है। इनके बेनिफिट क्या होते हैं, तो सबसे बढ़िया बेनिफिट होता है चेकिंग द रिजल्ट ऑब्टेन्ड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना देता हूँ, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक एक करके बता देता हूँ। चलो साथ में बताता हूँ। चेकिंग द रिजल्ट ऑब्टेन्ड, डायमेंशन का सबसे बढ़िया यूजेस जो है, ठीक है। डायमेंशन का सबसे बड़ा यूजेस मतलब केवल इस टॉपिक में नहीं है, फिजिक्स के हर टॉपिक में, ठीक। सपोज क्या होता है कि तुम्हें, और ये उन क्वेश्चन को हैंडल करने में इजी आता है, सबसे बढ़िया इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो रहते हैं फिजिक्स में, इनको हैंडल करने के लिए, और अगर मतलब कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता होगा, ठीक है, और तब भी तुम डायमेंशन की हेल्प से क्या कर सकते हो, रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। कैसे, मैं एक तरीके से एग्जांपल बताता हूँ अभी, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जांपल बताता हूँ, तो सपोज करो कि तुम्हारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आया, पीजीटी का क्वेश्चन, पीजीटी का या फिर नेट का, मतलब कोई सा भी फिजिक्स का एग्जाम हो, उसमें कुछ इतना हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड, ठीक है। कुछ हार्ड क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि कोई ब्लैक होल दे दिया, ठीक है, ब्लैक होल और ये चीज एक्सेट्रा, ये उसमें ये चीज हो रहा है, उसमें ये कोलाइजन हो रहा है, ये हो कुछ, ठीक है। तो क्वेश्चन बना के उसमें लास्ट में पूछ लिया कि कितना टाइम उसको पूरा खत्म होने में लगेगा, ठीक है। जस्ट ऐसा मैंने अपनी तरफ से बना दिया कि कितना टाइम उसको पूरा खत्म होने लगेगा। तो ऑप्शन कुछ ऐसा दे रखा है कि उसकी अगर वेलोसिटी इतनी हो और ये इतना हो, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इसमें हर क्वेश्चन के ना, क्योंकि तुमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो तुम्हारा जो आंसर का डायमेंशन होना चाहिए वो भी किस में होना चाहिए, टाइम में। तो इन चारों ऑप्शन में से देख लो टाइम का डायमेंशन कौन सा है। टाइम का डायमेंशन होते ही क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। सपोज करो इसकी डायमेंशन कुछ और आ गई, एल क्यूब आ गई, इसके टी स्क्वायर आ गया, ये कुछ आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, जैसे सपोज करो इसका टाइम का डायमेंशन आ गया, तो तुम्हारा आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, ये वाला करेक्ट हो गया, ठीक। तो ये इसकी क्या होती है, एक बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की। तुम डायमेंशन एनालिसिस से कोई सा भी क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, ठीक है। इसकी दूसरी एप्लीकेशन की अगर बात करें, ये क्या है, कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, ठीक है। यानी कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में तुम क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए याद रखना n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2, ठीक है। n क्या है, न्यूमेरिकल, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है फर्स्ट यूनिट, ठीक है। u1 क्या है उस यूनिट में, ठीक है। ऐसे ही ये क्या है, n2 क्या है, दूसरे न्यूमेरिकल है, जो भी न्यूमेरिकल, जैसे हमने करा 10 kg, ठीक है। तो 10 क्या हो गई हमारी, n1 हो गई, और kg क्या हो गई हमारी यूनिट हो गई, ठीक। इसका एग्जाम्पल ले लो, सपोज करो मुझे फोर्स को, ठीक है, ये चलो सिंपल बताता हूँ अभी, क्योंकि कभी तुम फोर्स के डायमेंशन वगैरह ना समझाओ। हमको स्पीड को, स्पीड दे रखी है 10 km/h, ठीक है। इसको किस में चेंज करना है हमें,
और इसको और इजी बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 72 ले लेता हूँ। ठीक है, 72 किलोमीटर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे डायमेंशन एनालिसिस से। तो इसमें पहली वाली यूनिट हमें पता है 72, यहाँ पर n2 नहीं पता, यानी कि मुझे क्या बताना है, n2 की वैल्यू बतानी है। n1 कितना है मेरे पास 72। ठीक है, अब यहाँ पर क्या यूनिट क्या है इसकी, डायमेंशन, स्पीड की डायमेंशन कितनी होती है, अभी मैंने बताया था LT-1। ठीक है, इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन लिया क्योंकि अभी मैंने स्पीड की डायमेंशन बता दी LT-1। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया n1 कितना है 72 इंटू यूनिट कितनी हो गई लेंथ, लेंथ किस में नाप रहे हैं हम, किलोमीटर में। ठीक है, ओके। ठीक है, टाइम, टाइम कितना है सेकंड इनवर्स, नहीं यहाँ पर टाइम कितना है आवर। ठीक है, तो हम यहाँ लेंगे इस वाली यूनिट में आवर इनवर्स। ठीक है, ओके, यानी कि इसको आवर इनवर्स हो गया। ठीक, अब n2 की वैल्यू निकालनी है। n2 की वैल्यू निकालनी है, इसमें लेंथ किस में नाप रहे हैं हम, मीटर में, और सेकंड टाइम किस में नाप रहे हैं, सेकंड इनवर्स में। ठीक है, तो 72 इनको एक यूनिट में ले आओ, 100 किलोमीटर, अब मतलब किलोमीटर को इसमें करेंगे तो 1000 मीटर हो गया। आवर कितना हो गए 36, इसको इनवर्स है तो मैं इसको नीचे लिख सकता हूँ 36,100 सेकंड। ठीक है, इज इक्वल्स टू n2 इंटू मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये सेकेंड इनवर्स इधर से ये कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई, n2 की वैल्यू आ गई 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, 20 से 20 कटे, 36 दूनी 72 और ये आंसर आ गया 20। ठीक है, तो n2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20 आ गई। तो यहाँ पर जो हमने कन्वर्जन करा था ये देखो। ठीक है, ये कन्वर्जन जो करा था हमको क्या बताना था, कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पर n2 की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो आंसर कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें यूनिट को चेंज कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। ठीक है, कन्वर्जन। ठीक, अब दूसरा आते हैं हम, इसका सॉरी 2 हो गया हमारे पास, तीसरा इसका जो है थर्ड हमारे पास है डिराइविंग रिलेशनशिप between different physical quantity। ठीक है, कैसे, सपोज करो कि हमें पता है कि जैसे एक हमें बहुत पॉपुलर फॉर्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अब हमको इसको एक तरीके से भूल जाओ कि हमें नहीं पता कि ये फॉर्मूला होता है, हमको इतना पता है कि फोर्स जो होता है, ठीक है, वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और एक्सीलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर, और एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हटा दो, चलो हमें नहीं पता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बस हमको इतना पता है कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड, ये क्या है फोर्स है, ये क्या है मास है, और ये क्या है हमारे पास एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और एक्सीलरेशन पर। अब हमको देखना है किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, किस पावर से डिपेंड कर रहा है, कि F=ma आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक, एग्जैक्ट इसकी एक लिमिटेशन है कि एग्जैक्ट फॉर्मूला डिराइव नहीं करता, लेकिन हाँ डिपेंडेंसी बता देता है कि कितने पावर पर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किस तरीके से इस पर डिपेंड कर रहा है, ये चीज हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं।
फिजिकल, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू, हमने मान लिया कि कोई भी कांस्टेंट k है, ठीक है, इज इक्वल्स टू m की पावर a, लेकिन फिर a आ जाएगा तो इसको हम अलग करने के लिए इसको हम मान लेते हैं अल्फा और a की पावर बीटा, जिस तरीके से क्या है डिपेंडेंसी। तो हम इनका क्या लिख लेंगे, पहले डायमेंशन लिख लो। तो फोर्स का डायमेंशन अभी मैं आगे बताऊंगा, अभी बस मैं जस्ट बता रहा हूँ इसका डायमेंशन कितना होता है, MLT-2, ठीक है। ये किसका डायमेंशन होता है, फोर्स का होता है। के जो हमने डायमेंशनलेस कांस्टेंट लिया है तो इसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक। एम का डायमेंशन कितना होता है, एम, ठीक है। मास का कितना होता है, एम बताया था, इसकी पावर अल्फा। और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी की कितनी होती है, LT-1, और नीचे t तो क्या हो जाएगा, LT-2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, LT-2 और इसकी पावर बीटा, ठीक है। इसको हम अलग अलग कर लेंगे, हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। यहाँ से अगर हम अलग अलग करेंगे इसको तो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, ठीक है। ऐसे इधर अलग अलग कर लेंगे, m की पावर अल्फा, l की पावर बीटा और t की पावर -2 बीटा, ठीक है। ऑन इक्वेटिंग पावर, ठीक है। पावर को हम अगर बराबर करेंगे तो यहाँ पर मुझे अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और यहाँ पर यहाँ से बीटा की वैल्यू, और चाहे यहाँ से ले लो t से अगर हम करेंगे तो -2 इज इक्वल टू -2 बीटा, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1। तो हम जब इस पर रखेंगे इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लो, तो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, फोर्स इज इक्वल्स टू के m की पावर a1 और l, तो m a, ठीक है। यहाँ जो कांस्टेंट है ये, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये एक्सपेरिमेंटली हम वेरीफाइड करते हैं। इसकी यहाँ पर क्या आई थी, 1 आई थी। अगर k की वैल्यू 1 रख दे तो ये हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला क्या हो गया, एस्टेब्लिश्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में एक तरीके से रिलेशन निकाल सकते हैं कि उनकी डिपेंडेंसी किस तरीके से है, ठीक। इसके बाद जहाँ से एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं डायमेंशन से, वो किसी भी चीज की डायमेंशंस पूछ लेते हैं, हमें पता होना चाहिए डिफरेंट डायमेंशंस। बताता हूँ, डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ कई सारी डायमेंशंस में बताता हूँ, ये बेसिक डायमेंशन भी ये हो गई, इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमने लेंथ, मास, लेंथ की सब फंडामेंटल यूनिट्स की डायमेंशन बता दी थी। अच्छा, अब देखो स्पीड की, ठीक है। स्पीड हो या फिर वेलोसिटी हो, ये की चीज होती है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की डायमेंशन एक, तो इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, एक होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस अगर तुमको फॉर्मूला पता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डिस्टेंस की क्या होगी l, टाइम की t। तो यहाँ पर मुझे डायमेंशन कितनी मिल गई, LT-1, ठीक है। इसको मैं इस वाले कलर से लिख देता हूँ। तो आपको क्या ये याद रखनी है कि स्पीड या फिर वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है, LT-1, ठीक है। ये एग्जाम में भी तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो। मेरी बात अगर मानो तो बेसिक याद रखो और इनके फॉर्मूले याद रखो, अपने आप वहाँ पर 1 से 2 मिनट लगेगा ये चीज़ कैलकुलेट करने में। अगर याद रख सकते हो तो टाइम बचेगा, लेकिन अगर आपको इसको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सिलेबस बहुत होता है, तो आप जस्ट फॉर्मूले याद कर सकते हो और हाथों हाथ जैसे मैंने ये निकाला स्पीड का, ऐसे ही ये निकाल सकते हो। दूसरा एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का कैसे क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले अगर हमें ये पता है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी की हमें पता है LT-1, ठीक है। टाइम की कितनी है, t, ठीक है। तो ये कितना हो गया, LT-2 हो गया
किसका, एक्सीलरेशन का, ठीक है। अच्छा ऐसे ही हम किसके निकाल सकते हैं, फोर्स की। फोर्स की देखो, फोर्स कितना हो गया, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। मास का कितना हो गया m, ठीक है, और एक्सीलरेशन का भी हमने निकाला LT-2, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया MLT-2, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका आ गया, फोर्स का। ऐसे ही अब देखो फोर्स के बाद हम निकालेंगे वर्क डन। मैं कुछ इस तरीके से बता रहा हूँ जैसे पहले वाले डायमेंशंस का रिलेशन पता कर सको। अगर फोर्स का बता तो मैं इसलिए वर्क का बता रहा हूँ, ठीक है। वर्क डन जो निकालते हैं वो क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स की बताई दी मैंने अभी, फोर्स की कितनी हो गई MLT-2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की यानी कि लेंथ L, ठीक है। तो हमारे पास वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन के लिए कितनी हो गई हमारे पास, वर्क डन के लिए हो गई ML²T-2, ठीक है। तो ये किसकी हो गई हमारे पास, वर्क डन की, ठीक है। अच्छा ये जो वर्क डन की होती है, ठीक है, वही क्या होती है, एनर्जी की होती है, क्योंकि वर्क डन जूल में निकालते हैं, एनर्जी भी किस में निकालते हैं, जूल में, ठीक है। तो चाहे वर्क डन हो, वर्क डन हो, एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, या फिर क्या हो, काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है, और हमारे पास क्या, हीट, ठीक है। तो ये सब किस में कैलकुलेट करते हैं हम, जूल में, ठीक है। तो इन सब में से अगर कोई सी भी डायमेंशन, किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन पूछता है तो वो कितनी होती है, ए वाली होती है, यानी कि ML²T-2, ठीक है। तो ये चीज क्या रखनी है, एनर्जी की ये चीज याद रखनी है, ठीक है। इन सब की क्या रहती है, एक ही रहती है, ठीक है। इनके अलावा और बेसिक क्वांटिटीज पर आते हैं, जैसे कि अभी हमने कौन सा करा था, फिफ्थ, ठीक है। अब आते हैं हम सिक्स्थ पर, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स की मैंने बताई थी कितनी थी, MLT-2, ठीक है। एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ यानी कि L², ठीक है। तो प्रेशर की कितनी हो गई, ML-1T-2, ठीक है। L² ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, L-1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और कैसे निकाल सकते हो, अच्छा और प्रेशर, जो प्रेशर की रहती है वही किसकी रहती है, स्ट्रेस की, ठीक है। स्ट्रेस की क्या है, लिख देता हूं सेम एज प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, जस्ट क्या होता है, स्ट्रेस होता है। इसकी भी क्या रहती है, सेम रहती है, यानी कि ML-1T-2, ठीक है। अच्छा 7 8 स्ट्रेस की हो गई। अच्छा स्ट्रेन, एक क्वांटिटी है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ये इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं कि हमने कोई भी चीज वायर खींचा तो उसमें उसकी लेंथ में कितना चेंज आया, उसकी पहले कितनी चेंज थी, ठीक है। लेंथ में कितना चेंज आया और पहले कितनी चेंज थी, ठीक है। तो इसकी भी लेंथ डायमेंशन, इसकी भी लेंथ डायमेंशन, तो स्ट्रेन के क्वांटिटी हो गई, स्ट्रेन हो गई डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि इसकी यूनिट नहीं है, यूनिट होगा अपना जो भी, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ इसकी न्यूमेरिकल होगी, ठीक है, कि इतना स्ट्रेन है, लेकिन इसकी डायमेंशन क्या है, नहीं है, ठीक है, डायमेंशनलेस है। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है, जैसे वाली स्ट्रेन क्वांटिटी है, ये क्या कांस्टेंट नहीं है लेकिन डायमेंशनलेस है। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो कांस्टेंट होती है, ठीक है, डायमेंशनलेस भी होती हैं,
और ठीक है, जैसे कि ये पाई के बारे में याद रखना, ठीक है। तो पाई क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है। इसको चाहे 9th लिख लो, ये चलो ये सर्च नोट में याद रखना कि पाई क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक, अच्छा स्ट्रेन हो गया, अच्छा स्ट्रेस और स्ट्रेन हो गया। तो एक क्वांटिटी होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके इक्वल होती है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की ऊपर बात करें, स्ट्रेस की हमें पता है, स्ट्रेस की भी हमने निकाली थी, प्रेशर की इक्वल थी ml-1 T-2, और स्ट्रेन क्या थी, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वही होगी जो स्ट्रेस होगी, यानी कि कितनी हो गई, ml-1 T-2, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में कोई से भी यंग मॉडुलस हो गया था तुम्हारा, उसकी भी यही रहेगी, बल्क मॉडुलस, ठीक है, और हमारा shear मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। इन तीनों की क्या रहेगी, ये रहेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ किसकी ये रहेगी, वो याद रखना है, मॉडुलस ऑफ की स्ट्रेस की बताई थी मैंने, स्ट्रेस की भी यही रहेगी, ठीक है। प्रेशर की भी यही रहेगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, ये कि इनमें से किसी की भी डायमेंशन पूछते हैं वो तुम्हारे क्या है, ये, ठीक है। तो ऐसे याद रखने जिनकी कई सारी अलग की एक सिंगल डायमेंशन हो, इसलिए इजी रह जाता है ये सारी क्वांटिटीज को याद रखना। इसके अलावा मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर हम फॉर्मूला से निकालो, जी किसके इक्वल हो गया, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ठीक है। फोर्स की मैंने बताई थी ml-T-2, ठीक है। रेडियस स्क्वायर, रेडियस क्या होती है, लेंथ, यानी कि l स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास कितना हो गया, ये भी मास ये भी मास, तो इसको लिख सकता हूँ m स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख दो बस, कितनी हो गई, m को लिखोगे तो m1 और नीचे पावर 2 तो m की पावर -1, l एक इधर दो इधर, कितना हो गया l क्यूब और T-2, ठीक है। तो ये किसकी हो गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, ठीक है। इसके अलावा हम कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज की, ठीक है। चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, क्यू बाय चार्ज बाय टाइम, ठीक है। क्यू की निकालने कितना हो गया, आई इंटू टी, ये दोनों हमारे पास फंडामेंटल, हम किस में लिखाना है, फंडामेंटल क्वांटिटी में, करंट भी हमारा फंडामेंटल है और टाइम भी हमारा क्या है, फंडामेंटल है। तो करंट की मैंने बताई थी, करंट की कितनी होती है, एम्पियर में, और टाइम की टी में। तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, ए टी, ठीक है। ए टी किसकी होती है, चार्ज की। अच्छा, से उसके बाद आते हैं, चार्ज की समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है, फोर्स इंटू चार्ज इंटू ई। तो ई यहां से कितना हो गया, फोर्स इंटू क्यू,
फोर्स की पता है क्या थी, ml t-2, और चार्ज की कितनी बताई है अभी, et। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी हो गई हमारे पास, m l t-3 a इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा, और हम किसके निकाल सकते हैं, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये पता ना, फोर्स बिटवीन द टू चार्ज, दो चार्ज के बीच में फोर्स कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालनी है तो कैसे निकालूंगा। अच्छा, 4 पाई ये तो सब कांस्टेंट है, तो जो डायमेंशन, जिनकी डायमेंशन नहीं है उनको हटा दो। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को कैसे लिख सकता हूँ, फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ठीक है, फोर्स की मैंने बताई थी, फोर्स की कितनी हो गई, ml t-2, रेडियस स्क्वायर यानी कि लेंथ के स्क्वायर, सॉरी रेडियस का डिस्टेंस। Q1 चार्ज की मैंने बताई थी at, और इधर भी चीज तो at a स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन कितनी आ गई, m l एक ये रहा, l एक स्क्वायर ये रहा, कितने हो गए, l क्यूब t-4 और a-2। ठीक है, तो ये किसकी आ गई, एप्सिलॉन नॉट की। ठीक, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बताता हूं मैं, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो मैग्नेटिक उसमें रहती है, कितनी हो गई, म्यू नॉट। ठीक है, तो परमेबिलिटी की अगर बात करें तो ये कितना होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, अच्छा यहाँ से मत निकालो, और यहाँ से पड़ेगा। अच्छा, एक तुमको ये रिलेशन पता है, c इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि स्पीड, तो इसको लिख सकता हूँ c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/c स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, c स्क्वायर की हमें पता है कितनी है, स्पीड की कितनी होती है, LT-1, स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर T-2। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की भी निकाली, कितनी थी हमारे पास, ml³ T-4, ml³ T-4 a⁻²। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट की डायमेंशन m इनवर्स l पर आ जाओ, l स्क्वायर ये रहा, तो l⁻⁻5 t पे आ जाओ, t की पावर ऊपर जाएगा तो +6। ठीक है, और a स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसकी डायमेंशन आ गई, म्यू नॉट की डायमेंशन। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये कुछ बेसिक्स डायमेंशन, और ऐसे ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अपने आप से ही जो भी फिजिकल क्वांटिटी दिखती है, कैलकुलेशन करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, कोई और भी टॉपिक का पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या करना है तुमको, ये सारी चीज कैलकुलेट, एक बार डायमेंशन खुद भी निकाल के देखें, डायमेंशन और यूनिट दोबारा आप खुद ही कैलकुलेट करके देखनी है। ठीक, ओके, ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको टॉपिक वाइज आपको समझाता रहूँगा। थैंक यू।